गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 18 तारीख का द हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज है EOS-09। ये क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ मतलब पृथ्वी, अवलोकन उपग्रह पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगा। अगर नंबर है 09। इसका नाम क्या रखा गया है? RISAT-1B, रडार इमेजिंग सैटेलाइट 1B। इसको लॉन्च किया गया है। किससे लॉन्च किया गया है? देखिए, सैटेलाइट क्या होता है? विशेष डिवाइस होती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी की सतह है, मान लीजिए। सैटेलाइट स्पेस में घूमते हैं कुछ इस तरह से। इनका स्ट्रक्चर किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसा होता है। तो यहाँ से, पृथ्वी की सतह से यहाँ अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए हमें कुछ साधन चाहिए होता है, माध्यम। क्या चाहिए? साधन, माध्यम, या कोई व्हीकल चाहिए, यान चाहिए। जैसे कि हमारे पास टू व्हीलर होता है, हम लोग जाते हैं। फोर व्हीलर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हीकल। तो इसको भी, इस सैटेलाइट को पृथ्वी से स्पेस तक ले जाने के लिए एक यान चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं प्रमोचक यान। हिंदी में बेहतर है उसको बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। इंग्लिश में याद रखेंगे, बेहतर है। ऐसा व्हीकल जो लॉन्च करता हो सैटेलाइट को, दैट इज कॉल्ड लॉन्चिंग व्हीकल। तो उसका नाम है, जिससे लॉन्च किया गया है, इसको PSLV-C61 से लॉन्च किया गया है इसको। PSLV स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है। ये मिशन जो लॉन्च किया गया PSLV-C61 से, संडे को लॉन्च किया गया। ये मिशन फेल हो गया है, सक्सेस नहीं रहा। मतलब ये सैटेलाइट लॉन्च होकर अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाया, बीच में ही यहाँ पर डिसमेंटल होकर, ख़राब होकर गिर गया। कारण क्या था? टेक्निकल ग्लिच आ गई थी। किस में? PSLV का जो आकार होता है कुछ ऐसा होता है। हमारा जो सैटेलाइट होता है वो इसके अंदर रखा होता है सुरक्षित। नीचे का जो पोर्शन होता है, इसमें इंजन लगे होते हैं 4 चरण के। ठीक। ये स्टेज जो होती है सॉलिड स्टेज होती है। इसमें सॉलिड ईंधन यूज करते हैं। इसमें लिक्विड ईंधन यूज करते हैं, फिर सॉलिड ईंधन होता है, और फिर लिक्विड ईंधन यूज करते हैं, फ्यूल। यहाँ पर जो लिक्विड होता है, इसमें विकास इंजन यूज किया जाता है। उसका नाम है विकास इंजन, जो लिक्विड ईंधन से चलता है। ये जो लॉन्च किया गया था वो एक्सटेंडेड वर्जन था। तो इसमें जो है बूस्टर भी लगे थे ये साथ में। बूस्टर क्यों लगा देते हैं? जैसे बूस्टर डोज चाहिए होता है ना, एक्स्ट्रा डोज, तो वो इसमें लगे होते हैं। तो एक्स्ट्रा भार उठाने में हेल्प करते हैं। 3 इधर इसके चारों तरफ से लगे होते हैं, कुल मिला के 6। ठीक है। तो इसमें भी सॉलिड होता है, इधर भी 6 होते हैं। आप कर लेंगे इधर। ठीक है। अब हुआ क्या? सारी जो जैसे होता है, जैसे ये नीचे की ओर बहुत तेज़ी से गैसेज निकलती हैं। ठीक है। तो गैसेज नीचे एक्शन कर रही हैं, तो ये सैटेलाइट रॉकेट जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, PSLV। तो ये कौन सा नियम है न्यूटन का? न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिससे ये ऊपर जो है आसमान की ओर, स्पेस की ओर बढ़ता जाता है। हवाएं बहुत तेज़ी से नीचे की ओर निकलती हैं। एक बात तो ये हो गया। दूसरा,
जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं ये स्टेज कट के अलग हो जाएगा, फिर ये स्टेज शुरू होगी, फिर जब ये पहुंचा देगी तो तीसरा भी अलग हो जाएगा, फिर ये जो स्टेज बचती है लिक्विड वाली ये इसको कक्षा में पहुंचाकर ख़त्म हो जाएगा। तो 2 स्टेज यहाँ से ये और ये नॉर्मल काम की। थर्ड स्टेज जो था यहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से रॉकेट डिसबैलेंस होकर गिर गया, तो ये मिशन हो गया फेल। फिर भी हमें जो यहाँ से सीखना है, ये जो फेलियर हुआ है इससे पहले PSLV का फेलियर है ये। तो PSLV जो व्हीकल है इससे पहले सिर्फ 2 बार हुआ है ऐसा, 2 बार हुआ है कि ये फेल हो गया हो। तो अब हो गया है एक बार और, तो कुल कितना हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, एक हुआ था 2000 पहला हुआ था इसका 1993 में और दूसरा 2007 में। ठीक, लेकिन हम कुछ जानकारी ले लेते हैं हमारा जो सैटेलाइट है उसके बारे में। सैटेलाइट का जो वज़न है लगभग 1696 किलोग्राम बताया गया है। हो सकता है पूछा जाए कहीं पर, तो याद रखेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। कौन सी कक्षा में स्थापित करना था, SSPO में। ये क्या होता है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको प्लेस करना था। इसका फंक्शन क्या था, कोई भी सैटेलाइट हम छोड़ते हैं तो उसका कुछ काम होता है, तो उसको काम जो दिया गया था वो क्या होता है, जैसे हम लोग मोबाइल से इमेज खींचते हैं, कहते हैं पिक्चर साफ़ नहीं आ रही, हाई रेजोल्यूशन वाले खींचिए, तो ये भी वही करता, हाई रेजोल्यूशन की इमेज, हाई रेजोल्यूशन इमेज हमें भेजता। हाई रेजोल्यूशन इमेज हमको मिलती कहाँ से, इसी सैटेलाइट से। किस चीज़ की, पृथ्वी की। पृथ्वी को अवलोकन करता ना, तो पृथ्वी की इमेज भेजता, पृथ्वी के जो भाग है भिन्न भिन्न भाग, तो एकदम क्लियर इमेज हमको प्राप्त होती। और सबसे अच्छी बात क्या थी इसकी, सभी मौसम में, ऑल वेदर, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात कभी भी है, सभी मौसम में आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती। और जब हाई रेजोल्यूशन इमेज आपको मिलेगी तो इसका कार्य क्या होगा, एप्लीकेशन, हम इसको कैसे यूज़ करते, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये देखिए। तो इसको याद रखेंगे कि सैटेलाइट्स को कैसे कैसे यूज किया जाता है किन किन कामों में, आपके लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, पहला एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। कैसे कि जैसे ये खेत है, मान लीजिए कि 10 हेक्टेयर का है, यहाँ बुआई हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो इमेज देख के पता चल जाएगा कितने क्षेत्र में बुआई हो गई है, कहाँ पर कटाई हो गई है, कहाँ वर्षा हुई है, कहाँ नहीं हुई है, कहाँ सूखा पड़ा हुआ है। तो इमेज हमने देखा, साफ इमेज है तो हमें आइडिया लग जाएगा। तो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री क्यों, क्योंकि रिमोट सेंसिंग दूर से ही ये डेटा को प्राप्त कर लेता है, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, रिमोट मतलब दूर, सेंस मतलब सेंस करना। इसके अलावा दूसरा यूज़ क्या था, सिक्योरिटी के लिए, इस समय देश की सुरक्षा को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो सर्विलांस में काम आता, कोई सीमा पार करके तो नहीं आ रहा है टेररिस्ट ऐसी कुछ, तो हमें सर्विलांस में भी हेल्प मिलती। कोई आपदा आ जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वहाँ हेल्प करेगा, हेल्प करता, फेल हो गया बात अलग है। हमें यहाँ पर ये सब यूज हैं सैटेलाइट्स के। ठीक है, आपदा में क्या है जिस क्षेत्र में आपदा आई वहाँ की इमेज आपको मिल गई, तो पता चल गया यहाँ पर कितने लोग फंसे हुए हैं, कहाँ है, कहाँ पे हमें अपना सहायता पहुँचानी है, मेडिकल असिस्टेंस देना है, कहाँ लोग फंसे हैं, कहाँ से लोगों को निकालना है। तो ये हम ऊपर से इमेज देखकर ही बता पाएंगे कहाँ कहाँ, तो एग्जैक्ट लोकेशन पर हम जाकर उसको बचा सकते हैं। शहरों में प्लानिंग करना है, शहरी नियोजन में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। अब लास्ट में जो हमें जानना है, लॉन्चिंग कौन करता है। भारत में सैटेलाइट की लॉन्चिंग
एक ही व्यक्ति करता है, उसका नाम है इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। अंतरिक्ष एजेंसी का नाम कोई पूछे तो आप बताइए इसरो। अमेरिका की स्पेस एजेंसी क्या है? उसका नाम है नासा। जापान की स्पेस एजेंसी पूछ लिया जाता है, उसका नाम है जक्सा। जक्सा। रूस की जो स्पेस एजेंसी कोई आपसे पूछे तो रॉस कॉस्मोस। ठीक है, तो इसरो क्या है? इसरो लॉन्च करता है भारत में, सैटेलाइट बनाना और उसको कक्षा तक पहुंचाना, इसी का काम है। बाद में अन्य एजेंसियां उससे डेटा प्राप्त करके उसको यूज़ करती हैं। ठीक है, डेटा को। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च। बार बार आप लोग लिखते रहेंगे, याद होता रहेगा, तो आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, हर बार लिखिए, हर बार याद करिए, आपको खुद से याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसरो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक। लॉन्चिंग तो ये हुई। लॉन्चिंग हमने अभी पढ़ा किससे की? तो पढ़ा PSLV C61 से किया था मैंने, लेकिन वो क्या हुआ, मिशन फेल हो गया। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि कहाँ से किया, कौन सी लोकेशन, तो भारत में कहाँ से किया हमने? तो लोकेशन है श्रीहरिकोटा। कहाँ से किया? श्रीहरिकोटा। ये कहाँ है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। हमेशा याद रखेंगे, भारत में सैटेलाइट की लॉन्चिंग कभी भी होगी तो श्रीहरिकोटा से होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही स्थान है जहाँ से हम लॉन्च करते हैं। ठीक। मिसाइल की टेस्टिंग होती है कहाँ? उड़ीसा के चांदीपुर में। मिसाइल अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर है, उसका नाम है SHAR, SHAR। इसका फुल फॉर्म है सतीश धवन स्पेस सेंटर। वहीं से लॉन्चिंग होती है, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, यहीं से हम लॉन्च करते हैं। ठीक। श्रीहरिकोटा को भारत का क्या है? स्पेस पोर्ट है। जैसे समुद्री बंदरगाह होता है, सी पोर्ट, जैसे पोर्ट समुद्र के किनारे, समुद्री बंदरगाह। एयर, हवाई मार्ग जा रहे हैं तो उसका पोर्ट, एयरपोर्ट। स्पेस जाना है तो स्पेस का पोर्ट, दैट इज स्पेस पोर्ट। ठीक। लैंड मार्ग से जा रहे हैं तो लैंड पोर्ट। लैंड पोर्ट आज न्यूज़ में है। ठीक है, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे कि क्या होता है। तो भारत का एकमात्र स्पेस पोर्ट कौन सा है? अंतरिक्ष बंदरगाह, जहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, दैट इज श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो ये हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में पता हो गया। यहाँ पर आपको PSLV के बारे में क्या याद रखना है? इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण। 4 चरणीय, चरण स्टेजेस। ये रॉकेट है या लॉन्चिंग व्हीकल है? 4 चरणीय। ये ऊपर आपका यहाँ से वो हो जाएगा सैटेलाइट। 1, 2, 3 और 4, यही चरण होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। तो 1 चरण, 2 चरण, 3 और 4 स्टेजेस होती हैं। पहले ये अलग होगी, फिर ये, फिर ये और फिर ये। और इसमें विकास इंजन का प्रयोग किया जाता है सेकंड स्टेज में, और सॉलिड और लिक्विड स्टेज का प्रयोग करते हैं, दोनों स्टेजेस में होती हैं। सॉलिड और लिक्विड दोनों फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इतनी जानकारी तो हम रखेंगे इसके बारे में कम से कम। हमारे पास जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए कम से कम, क्या होते हैं लॉन्चिंग व्हीकल, कौन कौन से हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ही लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे हैं। हमने शुरू किया था SLV से, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर इसको एडवांस करके हम लोगों ने स्टेज बढ़ाई, इसमें ASLV बनाया। इसके बाद हमने बनाया PSLV। PSLV का एडवांस वर्जन बनाया हमने GSLV।
इसके बाद हमने बनाया RLV। अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पर भी हो ही गया है SSLV। ये दोनों अब यूज नहीं होते हैं तो ये हो गए ख़त्म। PSLV सबसे अधिक यूज होता है, इसीलिए इसको वर्क हॉर्स बोला जाता है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं। GSLV में क्या है, इसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। कौन सी? क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? क्रायो मतलब होता है निम्न, तो अत्यंत निम्न तापमान पर काम करने वाला इंजन इसमें प्रयोग किया गया है। जो फ्यूल प्रयोग किया जाता है इंजन का, वो बहुत ही लो तापमान पर होता है, उसके वजह से यहाँ पर जो इंजन है वो क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, ये छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। इसमें S फॉर स्मॉल है, बाकी SLV कॉमन है। SLV फॉर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। RLV ये हम विकास में अभी विकास कर रहा है भारत। R फॉर है रीयूजेबल, आगे कॉमन है लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, तो ये हमारे लॉन्चिंग रॉकेट्स हो गए, प्रक्षेपक यान हो गए, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, इसी को परिवर्तित करके लागू किया जाएगा, रिवैम्प किया जाएगा। रिवैम्प मतलब परिवर्तित करके लागू किया जाएगा, और इसका नाम रखा जाएगा, नया नाम क्या होगा? ज्ञान भारतम मिशन। सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी, उसी को ये लागू किया जाएगा। मोदी जी उद्घाटन करेंगे नेक्स्ट मंथ में ज्ञान भारतम मिशन का। क्या करेगा ये? इसके नाम से पता चल रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट से, तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो जो पांडुलिपियाँ होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई लिपियाँ, पांडुलिपि हस्तलिपियाँ जो होती हैं, हाथ से लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, उनको क्या करना है? संरक्षण करना है, प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इनको डिजिटाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पांडुलिपियाँ क्या हैं? हमारी विरासत हैं, हमारी संस्कृति है, तो इनको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी लिखा हुआ है। ठीक है, डिजिटाइज हो जाएगा तो ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। प्लस कहाँ से लाएंगे इनको? तो जो पांडुलिपियाँ हैं किसी के पास भी हैं, चाहे कोई एकेडमिक्स हैं, स्कूलों में, म्यूजियम में अगर रखी हुई हैं, लाइब्रेरी में हैं, तो इन जगहों से लाकर उसको स्कैन करके ऑनलाइन डाला जाएगा, उनको संरक्षित किया जाएगा। कौन सा मिशन? ज्ञान भारतम मिशन, जो अभी इसी वर्ष बजट में घोषित किया था सरकार ने 2025 और 26 के। ठीक, आपको ये अब इसमें पता होना क्या ज़रूरी है कि कौन सी मंत्रालय इसमें काम करेगा, क्योंकि ये तो पूछा ही जाता है। मंत्रालय डिसाइड करने से पहले जो योजना होती है उसके बारे में जान लेंगे, आपको लगभग मंत्रालयों के बारे में आइडिया लग जाएगा। जैसे ये ज्ञान भारतम मिशन है, पांडुलिपि को संरक्षित कर रहा है। पांडुलिपियाँ किसका भाग है? हमारी संस्कृति का, विरासत का भाग है, और इसको संरक्षित करने का काम करता है कौन? संस्कृति मंत्रालय। तो इसी के अंडर में ये लॉन्च हुआ है, काम कर रहा है। और ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है ना, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में, सेटअप किया गया था। कब सेटअप हुआ था? 2003 में। तो ये इसके बारे में जानकारी हो गई आपको, बेसिक, जो आपको थोड़ा थोड़ा याद रखनी है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें? भारत से जो धागा जाता है, इंडियन यार्न, ये जाता था बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश जाने के हमारे पास दो रूट थे। एक तो था समुद्री मार्ग, सी पोर्ट, और हमारे पास लैंड रूट था, उसको लैंड पोर्ट। तो बांग्लादेश ने क्या किया है कि लैंड पोर्ट वाला बंद कर दिया, कहा भाई इससे हम नहीं लेंगे, समुद्री बंदरगाह से भेजिए। तो भारत ने भी साफ कर दिया है मामला कि वैसा है। ये है हमारा मैप। ठीक है, यहाँ हमारा बंदरगाह है नसोवा, मुंबई का जो सहायता करता है, मुंबई पर दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था वो। और यहाँ एक बंदरगाह है कलकत्ता। तो भारत ने साफ कर दिया है कि भाई अब आप ये जो रहा आपका बांग्लादेश, यहाँ से भारत में नहीं आएगा, मतलब लैंड रूट से हम भी सामान नहीं लेंगे जो आपके यहाँ का रेडीमेड सामान है। आप भेजिए कलकत्ता, तब जाएगा देश के भीतर, या आप भेजिए मुंबई। दो ही जगह हैं, बाकी जगहों पर तो बैन ही लगा दिया हमने, दो ही जगहों से भेजिए। ठीक, तो भारत ने भी रेसिप्रोकेट कर दिया है कि जैसा करोगे वैसा हम भी करेंगे। प्लस कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है इस समय, इसका रीज़न है, यहाँ जो बांग्लादेश में जो सरकार है इस समय अंतरिम सरकार चल रही है, मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट है, जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। ये वही यूनुस हैं जिनको अवार्ड मिला था शांति का पुरस्कार, पिछले साल से लीड कर रहे हैं। कारण क्या, वहाँ पर शेख हसीना जी की सरकार थी पिछले साल जून जुलाई के आसपास का। वहाँ पर कुछ लोगों ने जो विद्रोह कर दिया, और जिसकी वजह से इनको वहाँ छोड़कर, बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। तो ये इस समय भारत में रह रही हैं। और जब ये भारत आ गई, वहाँ की शेख हसीना जी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, तब इनका शासन ये चला रहे हैं। ये गए थे अभी चीन। ठीक, चीन में उन्होंने कहा कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, कौन सा एरिया, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, लैंड लॉक्ड क्षेत्र है, कंट्री नहीं है, लैंड लॉक्ड क्षेत्र है। और जो बांग्लादेश के सामने का जो समुद्र है, वो बांग्लादेश का है, अकेले और अकेले। तो ये लैंड लॉक्ड जो स्टेटमेंट दिया है चीन के पक्ष में, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। तो भारत ने इसका विरोध दर्ज किया था कि भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड नहीं है, और भारत ने उसके विकल्प भी खोजने शुरू कर दिए हैं। लैंड लॉक्ड कहने के पीछे का रीज़न क्या है, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ का जो क्षेत्र है भारत का, इस स्थान पर बहुत ही सकरा क्षेत्र है, जिससे ये कनेक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट एरिया अपना, ये वाला क्षेत्र जो कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्ट होता है। और ये क्षेत्र है बहुत सकरा, 30-35 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता है ये, चौड़ा। इसी बहुत ही सकरा क्षेत्र है, इसलिए इसको बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, इसी वजह से भारत से पूरी तरह से जुड़ा ना होने की वजह से, लैंड कनेक्टिविटी पूरी तरह से ना होने की वजह से, इसको ये भाई साहब ने लैंड लॉक्ड घोषित कर दिया, जो कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसी वजह से ये चिकन नेक जो गुजरता है वो सिलीगुड़ी से गुजरता है। इसी वजह से भारत ने क्या किया था कि इनके इस बयान के तुरंत बाद भारत ने यहाँ बांग्लादेश से आने वाले जो भी सामान है वो भारत से गुजरने से मना कर दिया, क्योंकि नेपाल जाना है तो यहीं से गुजरोगे भारत से। तो भारत ने कहा हमारे यहाँ से कोई सामान नहीं गुजरेगा, क्योंकि हमारे पास खुद इतना काम है कि हमारे पोर्ट खाली नहीं है। ये उसी का प्रभाव चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है
नीरज चोपड़ा को लेकर के, नीरज चोपड़ा, ये आप जानते हैं जैवलिन थ्रोअर हैं। जैवलिन थ्रो, कौन सा गेम खेलते हैं? जैवलिन थ्रो, हिंदी में भाला फेंक, भाला को फेंकना होता है। जैसे ये हैं मिस्टर एक्स और ये अपने हाथों में लेंगे भाला, ठीक है, और ये हो गई इनकी लाइन, सीमा रेखा, यहाँ से फेंकेंगे। अब कितनी दूर पर गिरेगा ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, कितनी दूर पर गिरा, यही होती है, जो सबसे दूर फेंकेगा भाला वो होगा विजेता। तो अभी क्या किया है नीरज चोपड़ा ने, जो फेंका है भाला वो फेंका है 90.23 मीटर, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है अपना, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, डिस्टेंस पूछ सकते हैं। कहाँ पर किया है? कतर डायमंड लीग में। कतर एक देश है जिसकी राजधानी दोहा है, तो कतर डायमंड लीग में इसको ब्रेक किया है। तो ये याद रखेंगे, हो सकता है कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है ऑपरेशन गिडियन चैरियट। ऑपरेशन GIDEON, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। चैरियट्स, ये है नाम, इसको पढ़ते हैं गिडियन या चैरियट। चैरियट मीन्स होता है रथ। किसने चलाया है, किसके खिलाफ चलाया है, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो बाई इजराइल सरकार के द्वारा चलाया गया है। और किसके विरुद्ध चलाया गया? हमास के। हमास एक संगठन है जो फ़िलिस्तीन के लिए काम कर रहा है। इस समय कहाँ पर है ये? गाज़ा में काम कर रहा है इस समय। तो गाज़ा पट्टी बोलते हैं, गाज़ा स्ट्रिप में है, जो इसको स्वतंत्रता करवाने के लिए अग्रसर है। किसको अलग करेंगे हम? तो अगर इसका मैप आपको देखना है तो लगभग, तो ये इधर आपका भूमध्य सागर है पूरा, यहीं पर आपका पड़ता है गाज़ा पट्टी, एक पट्टी नुमा है, दैट्स वाई इट इज़ गाज़ा पट्टी। ये पूरा इजराइल हमने बनाया है। और ये वेस्ट बैंक है यहाँ पे, जिनको लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है। वेस्ट बैंक वेस्ट में है, गाज़ा पट्टी, सॉरी, वेस्ट बैंक जो है वो ईस्ट में है, ये पूरा पोर्शन है, ठीक है, और गाज़ा पट्टी पश्चिम में है। तो इसी क्षेत्र में काम कर रहा है हमास। इस हमास को समर्थन करता है हौती ग्रुप। हौती ग्रुप कहाँ काम कर रहा है? यमन में। मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ, याद रखेंगे। और हौतियों को समर्थन किसका प्राप्त है? ईरान का। तो हमास को किसका समर्थन है? ईरान का। तो ये पूरा चेन है। हमास और हौती दोनों ही आतंकी संगठन घोषित हो रखे हैं, किसके द्वारा? अमेरिका और इजराइल के द्वारा। तो ये वहीं पर चलाया गया है। और इस दौरान क्या कर रहे हैं, गाज़ा पट्टी में बहुत तेज़ी से क्या किया जा रहा है? सफाया किया जा रहा है लोगों का। तो वहाँ पर हो क्या रहा है कि मार्च के बाद से इजराइल ने वहाँ खाना, पानी, मेडिकल सहायता सब बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो इजराइल का ये मानना है कि हमास के पास उसके बहुत सारे बंदी हैं, तो उनको छोड़े, ठीक है, इसी को लेकर ही चल रहा है। और बेसिकली इस समय जो इजराइल का स्टैंड है वो चाह रहा है कि गाज़ा पट्टी पूरी खाली हो जाए, हमास वहाँ से चला जाए। नेक्स्ट है, एक टर्म है, उसको हम पढ़ देते हैं। टर्म का नाम है डॉक्सिंग, DOXXING। एक एडिटोरियल में था, सो हमें पता होना चाहिए कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। डॉक्सिंग क्या होता है? ये साइबर वर्ड से जुड़ा हुआ शब्द है।
ऑनलाइन आप लोग जो रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक है, ट्विटर है, अब तो एक जो ट्रम्प यूज़ करते हैं ट्रू, वो है, तो ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये शब्द है। ठीक है, तो डॉक्सिंग का मतलब है ड्रॉपिंग डॉक्स, ये पूरा फॉर्म है। डॉक्स से तात्पर्य यहाँ डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डॉक्स फाइल नहीं होती इसे, तो वैसे डॉक्यूमेंट है। और इसका मतलब क्या होगा डॉक्सिंग का, किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को, किसी की प्राइवेट निजी सूचना को, इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन पर, पब्लिक डोमेन पर, पब्लिक डोमेन मतलब सार्वजनिक रूप से, पब्लिक डोमेन पर शेयर करना, रिलीज करना, पर शेयर करना। निजी सूचना का जैसे जैसे आपका रेजिडेंस कहाँ है, किसी का रेजिडेंस कहाँ है, कोई काम कहाँ करता है, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, नाम तो जनरली पब्लिक पर होता ही है सबको, तो कुछ जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो किसी व्यक्ति की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को, निजी सूचना को पब्लिक डोमेन पर, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे आप फेसबुक है, ट्विटर है, वहीं पर शेयर करना, लेकिन कैसे, अनऑथराइज्ड, अनधिकृत रूप से, मतलब आप अधिकृत नहीं हैं, जैसे सरकारी एजेंसियां होती हैं वो अलग बात है। तो अनधिकृत रूप से किसी की निजी सूचना को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर करना डॉक्सिंग कहलाता है। क्योंकि ऑनलाइन शब्दों, जो ऑनलाइन साइबर वार होता है, जिसको बोलते हैं साइबर बुलिंग, वार नहीं होता है, साइबर बुलिंग जो करते हैं लोग, जैसे साइबर स्टॉकिंग होता है, तो वैसे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर आपका जो हैरेसमेंट होता है, और हैरेसमेंट कैसे, आपकी निजी सूचना को शेयर करके, दैट इज कॉल्ड डॉक्सिंग। नुकसान क्या है, जब निजी सूचना आपके बारे में शेयर हो जाती है तो आपका हैरेसमेंट होता है, ऑनलाइन लोगों के द्वारा हैरेसमेंट किया जाता है, प्लस रियल वर्ल्ड में थ्रेट आ जाती है। रियल वर्ल्ड मतलब जो आप घर में रह रहे हैं, पता लगता कोई जो है आके हमला कर दिया, तो ये समस्याएं आ जाती हैं। आपको कोई यहाँ आके फॉलो कर रहा है, तो ये समस्याएं आती हैं। डॉक्सिंग क्या है तो ये आप लोग समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट है अभी आपने देखा था 2-3 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एसआरएस सर्वे हुआ था जिसमें टीएफआर को लेकर चर्चा की गई थी। किसको लेकर, टीएफआर को लेकर के। तो एसआरएस क्या है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे, आंकड़ा आया 2021 का। कौन करवाता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, गृह मंत्रालय, अमित शाह जी का मंत्रालय। ठीक है, यही संगठन करवाता है, सेंसस भी यही करवाता है, जनगणना भी यही करवाते हैं। ये जो सर्वे होता है भारत का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक सर्वे है। डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या का। याद रखेंगे, जो भी सर्वे होते हैं इसमें सभी लोग शामिल नहीं होते हैं, कुछ लोगों को शामिल करके किया जाता है, जिसको बोलते हैं सर्वे। तो यहाँ पर जो शामिल किया गया है सर्वे में 84 लाख लोगों को शामिल किया गया है, उनसे उनसे सर्वे लिया गया है। ठीक, इस सर्वे में 2 आंकड़े पब्लिश किए जाते हैं, 2 तरह के, जो संबंधित होते हैं
फर्टिलिटी से एंड मोर्टेलिटी से। फर्टिलिटी इंडिकेटर एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर। प्रजनन और मरण, जन्म और मृत्यु से जुड़े हुए आंकड़े इसमें कलेक्ट किए जाते हैं। अभी जो आंकड़े आए हैं, किसका आया है, उसमें TFR था, तो हम TFR पर चर्चा कर लेते हैं कि है क्या भला ये। TFR का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी, सकल प्रजनन दर, ये क्या होता है, एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में, महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की संख्या। मतलब एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है उसकी संख्या ही होती है टोटल फर्टिलिटी रेट। लेकिन कितने समय में, पूरे जीवन काल में। पूरा जीवन काल में सक्रिय नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, प्रजनन काल में। मतलब एक महिला द्वारा अपने प्रजनन काल में जितने बच्चों को जन्म दिया जाता है उसी को बोलते हैं सकल प्रजनन दर। यहाँ पर इन्होंने जो पैरामीटर सेट किया है TFR के लिए कि एज क्या होनी चाहिए, तो एज इन्होंने तय की है 15 से 49 साल। मतलब प्रजनन काल कितना है, 15 साल से 49 साल के बीच में। तो एक महिला अपने इस पीरियड के दौरान जितने बच्चों को जन्म दे वही है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अभी जो आंकड़ा आया है उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है भारत की, राष्ट्रीय स्तर पर 2.0, सॉरी 2.0 नहीं कहेंगे, 2 है। राष्ट्रीय स्तर प्रजनन दर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। एक इसी का एक पार्ट आता है, कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, जो आपसे पूछा जाता है। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ TFR, सकल प्रजनन दर की प्रतिस्थापन दर क्या होगी। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब प्रतिस्थापन दर किसकी, सकल प्रजनन दर की। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, मतलब 2 लोग हैं उनकी जगह पर 2 लोग और आ जाएं। यहाँ पर मतलब भी यही है, क्या, ये 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ और इनके भी 2 बच्चे हों, छोटे छोटे 2 बच्चे हों, बस। मतलब ये मर जाएंगे दोनों लोग तो फिर ये 2 आ गए, तो क्या करिए, ये लोग, ये छोटू इनको प्रतिस्थापित कर दिए, तो यही दर होती है प्रतिस्थापन दर। तो प्रतिस्थापन दर कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन कुछ त्रुटियां होती रहती हैं, इसलिए सकल प्रतिस्थापन जो दर होती है वो 2.1 मानी गई है। ठीक, तो सकल प्रतिस्थापन दर क्या होती है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हिंदी में बताते हैं, महिला एक जनरेशन के लोगों के द्वारा उतने ही बच्चों को जन्म दिया जाए जितने कि वो लोग हैं, और होते हैं कितना, पेयर में होते हैं चूँकि, इसलिए 2 लोगों के द्वारा 2 लोगों को जन्म दिया जाए, दैट इज रिप्लेसमेंट लेवल। ये आपसे आंकड़ा पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे 2.1 का। लिखना चाहते हैं तो इसको, मतलब एक महिला के द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की वह संख्या, बच्चों की संख्या जो पिछली पीढ़ी को रिप्लेस कर सके, पिछली पीढ़ी को रिप्लेस करे, लेकिन समान संख्या से। आप भाव याद रखेंगे, परिभाषा के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़िए, ठीक है। सारा खेल भाव का है, ठीक है, वो आप वहाँ कर लेंगे। तो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 रखा गया है।
लेकिन ये जो आंकड़ा आया 2.0 का, इसमें कुछ क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी हैं। मतलब क्षेत्रीय विभिन्नताएं मतलब कुछ राज्यों में ज़्यादा है तो कुछ राज्यों में कम है। मतलब कुछ राज्यों में TFR हाईएस्ट है, कहीं कहीं पर लोवेस्ट है। तो जहाँ पर हाईएस्ट है वो है बिहार। बिहार में TFR है 3.0 और लोवेस्ट कहाँ पर है? दिल्ली और पश्चिम बंगाल में, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। अब जहाँ पर ये TFR ज़्यादा है, या यूँ कहें इसका एक जो पोर्शन है रिप्लेसमेंट लेवल का, TFR कितना होना चाहिए? रिप्लेसमेंट लेवल पर होना चाहिए, और रिप्लेसमेंट लेवल कितना है? 2.1 होता है। तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनका TFR रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है। कितने हैं? 6, और बाकी इससे कम ही हैं बाकी जो स्टेट हैं। 6 राज्यों में कौन कौन शामिल है? सारे बीमारू स्टेट्स हैं। बिहार, बिहार के साथ झारखंड, MP, MP के साथ छत्तीसगढ़, और यूपी एंड राजस्थान। इन राज्यों का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है। बाकी साउथ स्टेट में कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर हैं। और यहाँ कम होने का कारण क्या है? यहाँ पर महिलाओं का जो शिक्षा दर है, एजुकेशन लेवल है महिलाओं का, वो क्या है? कम है। एक बड़ा रीज़न शिक्षा होता है। ठीक है। दूसरा, हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ कवर भी यहाँ पर नहीं है उतना ज़्यादा। तो ये रीजंस बताए गए हैं इसमें, क्या रीजंस होते हैं। ठीक है। एक टर्म इसमें और आता है CBR का, क्रूड बर्थ रेट। ये क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। कहलाती है क्रूड बर्थ। लेकिन ये कितनी जनसंख्या में निकालते हैं? 1000। तो मतलब क्या हुआ? 1000 लोगों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चे कितने हैं? वही है CBR, अशोधित जन्म दर। मतलब इस क्षेत्र में मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं और यहाँ पर उस साल बच्चे पैदा हुए 20, तो क्रूड बर्थ रेट हो जाएगा कितना? 20। ठीक। एक होता है ग्रास रिप्रोडक्शन रेट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इसमें क्या है? ग्रास रिप्रोडक्शन रेट में नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं फीमेल। मतलब एक महिला के द्वारा कितने डॉटर्स को जन्म दिया जाता है? 15 से 49 वर्ष की जो प्रजनन काल होता है महिलाओं का, इस दौरान महिलाएं कितनी बच्चियों को जन्म देती हैं? कितनी बच्चियों को? यहाँ लड़कों को नहीं काउंट करना है, लड़कियों को काउंट करना है। बच्चियों को, लड़कियों को, गर्ल चाइल्ड या फीमेल, जो भी आप चाहें समझ लीजिए। तो एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में कितनी बच्चियों को जन्म दिया जाता है, वो बताता है ग्रास रिप्रोडक्शन रेट। मान लीजिए रेट 3.3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक महिला अपने जीवन काल में 3 बच्चों को जन्म दे रही है औसतन, जो कि गर्ल चाइल्ड हैं। हो सकता है उसने 5 बच्चों को जन्म दिया हो, जैसे वुमेन है, इसके कुल बच्चे हो गए 5, तो 3 लड़कियां हो गई, 2 लड़के हो गए।
तो ग्रास रिप्रोडक्शन रेट कितना होगा 3। वहीं जब TFR काउंट करोगे तो TFR कितना होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है 5। क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में जितने बच्चे जन्म दिए जाते हैं वो TFR होंगे। तो यहाँ TFR हो जाएगा 5 और ग्रास रिप्रोडक्शन रेट कितना होगा 3, क्योंकि 3 लड़कियों को जन्म दिया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, दैट्स बेस्ट। ओके, तो ये सर्वे के बारे में कुछ बातें थी जो हमने चर्चा कर ली हैं। देयर आफ्टर जो है एक न्यूज़ और हम चर्चा करेंगे। लास्ट क्या है, न्यूज़ से ज़्यादा वो प्रथा है। कंधा ट्राइब्स होती हैं, एक कांधा ट्राइब्स हैं। इसका नाम आप लोग देख लेंगे क्या है हिंदी में, मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, KANDHA। नेट पर देख लेंगे, कांधा ट्राइब्स होना चाहिए। ये उड़ीसा में कंधमाल में पाई जाती हैं, उड़ीसा के कंधमाल में। वहाँ पर एक ज़िला है, वहाँ की हल्दी को भी GI टैग दिया गया था। खास बात क्या है, ये टैटू करवाते हैं। टैटू कहाँ करवाती हैं, यहाँ टैटू करवाती हैं महिलाएं। और कहाँ करवाती हैं महिलाएं, अपने चेहरे पर करवाती हैं, पूरे फेस पर होता है। जैसे ये मान लीजिए पूरा फेस है, ठीक है, मान लीजिए फेस है पूरा, तो पूरे चेहरे पर टैटू होते हैं, उसमें लकीरें बनी होती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इससे होता है कि फेस को ख़राब करती हैं, जानबूझकर फेस ख़राब करती हैं। कारण इसके पीछे का बहुत गंभीर है। कारण क्या है, इसके पीछे का जो ऐतिहासिक कारण है, अपने आप को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, लैंगिक शोषण से बचाने के लिए वो ऐसा करती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ होता क्या था कि जो राजा होते थे, पहले राजा थे, फिर ब्रिटिश वाले आए, इनके इन्फॉर्मर होते थे। क्या होते थे, इन्फॉर्मर, सूचना देने वाले। ये गांव है मान लीजिए, तो यहाँ पर इनका इन्फॉर्मर है, किसी को पता ही नहीं है ये इन्फॉर्मर है। तो मान लीजिए ये भाई साहब इन्फॉर्मर का काम करते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर कोई लड़की 10-12 साल की होती थी, ये जाकर सूचना दे देते थे राजा को, और राजा इस लड़की को समन कर लेते थे। तो होता था फिर यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इसी से बचने के लिए महिलाओं ने अपने चेहरे को ख़राब करना शुरू कर दिया, जिस टैटू बना बना के ख़राब कर लिया। तो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर जो ट्राइब है टैटू करवाती थी। तो ये शॉकिंग न्यूज़ है कि किस किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता था। टैटू जब होता था तो जो महिलाएं ही करती थी, कोई वुमेंस जो होती थी वही करती थी। इसमें ब्लीडिंग बहुत होती थी, पूरे चेहरे से खून निकलता था। ठीक है, तो सोचिए दर्द कितना होता रहा होगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन। ब्लीडिंग होती थी, 2-3 महीने तक रिकवर होता था, पूरे छेद हो जाते थे, सुई से करते थे एक्चुअल में, ये सुई से छेद करके। लाइन जो मैंने बनाई है वैसे ही लाइन इमेज में मैंने देखी है, तो उसी में बना हुआ है भी इमेज जो द हिंदू में छपी हुई है। ठीक है, तो सुई से, निडल से ऐसे छेद करके बनाया जाता था, तो खून बहुत निकलता था। तो बहुत ही शॉकिंग है। तो महिलाओं के साथ किस प्रकार के अत्याचार होते थे उसका एक एग्जाम्पल है। और अत्याचार से भी आगे बढ़कर लैंगिक शोषण का एक रूप ये भी था, जिससे बचने के लिए टैटू बनवाना शुरू किया गया एक जनजाति की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं द हिंदू को। थैंक यू।